हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या हैं, इसके नीड क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन की, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ imported goods by those प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हो वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दो, और विद इन द कंट्री बनाएंगे तो बाहर से जो मतलब मंगवाने में जो हमारी फॉरेन करेंसी वेस्ट हो जाती है उसको हम बचा लेंगे। इट इम्प्लाइज change in the composition of domestic production in a manner such that we ourselves start producing goods which are imported from rest of the world। इसका मतलब है कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इस हिसाब से चेंज करें कि जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बनाएं। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। इसमें मशीनें भी आ जाती हैं और कंज्यूमर गुड्स भी आ जाते हैं कि विद इन द कंट्री बनाने शुरू कर दो। द एम्फेसिस ऑफ कोर्स इज on consumer goods, the production of which does not require complex technology or huge investment funds। बेसिकली इसमें कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा बात की जाएगी क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगती नहीं है, तो वो अगर विद इन द कंट्री बनेंगे तो बाहर से जो हम कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनमें थोड़ी बचत हो जाएगी और हम अपनी फॉरेन करेंसी को बचा सकते हैं। कैपिटल गुड्स मे नॉट बी विद इन द एम्बिट ऑफ import substitution in a country relying on conventional technology। जो भी अभी डेवलपिंग कंट्री होती हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल गुड्स को भी विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर उतनी टेक्नोलॉजी होती तो वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री थोड़ी ना होती। तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले कंज्यूमर गुड्स बनाओ, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी फिर मशीनें भी विद इन द कंट्री बनाना जो बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है। Import substitution has been accepted as an important component of development strategy and international trade strategy in India right from the inception of 5-year plans। तो जब से हमारे देश में 5-year plans चल रहे हैं तब से ये जो import substitution की जो ये स्कीम है इसको लगातार एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की तरह हर प्लान में ले लेके चल रहे हैं कि विद इन द कंट्री सामान बनाना चाहिए। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। There are two kinds या two types of import substitutions। Number one, simple substitution। इसमें क्या होता है, under this kind of substitution almost an imitation of import good is sought to be produced in the country। मतलब जो बाहर से मंगवाते हैं उसका हूबहू कॉपी करके सामान बना देना। There is very little variation in shape and functioning from the imported goods। जो भी imported goods है उसकी सेम टू सेम शेप बन जाएगी, सेम टू सेम फंक्शनिंग होगी, सब कुछ सेम टू सेम होगा। प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स, जैसे बाहर से साइकिल आती थी तो विद इन द कंट्री साइकिल बनानी शुरू कर दी, या फूड ग्रेन्स या सोडा ऐश या इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जो छोटी छोटी मोटर्स हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन की कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं। बट दूसरा आ जाता है ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, इन दिस केस द सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस्ड, इसमें सब्स्टिट्यूट्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं, इंडिजिनसली मतलब डोमेस्टिकली, वेरी इन शेप एंड फंक्शन फ्रॉम द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो मतलब थोड़ा शेप और साइज़ या थोड़ी फंक्शनिंग में डिफरेंस होता है। जो विद इन द कंट्री सामान बना है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो बाहर सामान बना है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इट्स वर्किंग इज़ मोर और लेस द सेम, मगर काम एक ही होता है। ठीक है। सेवरल एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड सच एज द यूज़ ऑफ कॉपर ट्यूब्स इन शुगर मेकिंग मशीन्स। शुगर मेकिंग मशीन्स में जो कॉपर ट्यूब्स था वैसी की वैसी विद इन द कंट्री बना देना। यूज़ ऑफ प्लास्टिक शीट्स इन प्लेस ऑफ स्टील शीट्स इन कूलर इंडस्ट्री। जो कूलर इंडस्ट्री थी उसमें आजकल आपको पता है ना, जो मेटल शीट्स है उसकी जगह पे जो प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सच सब्स्टिट्यूशंस एंटेल लॉट ऑफ रिसर्च। ऐसी इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन को करने में, क्योंकि नया डिज़ाइन बनाना है, थोड़ी सी अलग टाइप बनानी है मगर यूज़ सेम होना चाहिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और रिसर्च रिक्वायर्ड भी होती है। अब आ जाता है नीड ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमें क्यों चाहिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? Need of import substitution has increased very much in underdeveloped countries in view of the followings। क्यों है? First, unfavorable balance of trade। हमारे जितने भी underdeveloped countries या developing countries हैं उनका balance of trade ख़राब चल रहा है, तो बाहर से सामान मंगवा के बुरा हाल हुआ पड़ा है, ज़्यादा पैसा बाहर चला जाता है और बाहर से कम हमारे कंट्री में आता है, तो लॉसेज हो जाते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, हमारी करेंसी की लगातार डिवैल्यूएशन होती जा रही है, तो अगर रुपया के गिरती कीमत को, डिवैल्यूएशन को
कम करना है या उसकी स्पीड कम करनी है, उसको रोकना है, वैल्यू जो पैसे की गिर रही है उसको रोकना है, तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी करेंसी में फॉरेन करेंसी, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की कमी ना हो जाए क्योंकि ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से तो कम ही आ रहा है। डिक्लाइन फॉरेन एड, अगर हम ऐसा करते रहेंगे, अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम विद इन द कंट्री सामान बनाएंगे, विद इन द कंट्री बनाएंगे तो हमें जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड में घाटा नहीं होगा, घाटा नहीं होगा तो हमें एड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पॉलिटिकल चेंज, तो पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा, ठीक है, कि विद इन द कंट्री सामान बने सारा का सारा। इंडिया मोस्टली import food grains, petroleum, fertilizers and machinery, metals and chemical products. इंडिया ये चीज़ें import करती है। To achieve the objective of self sufficiency, their substitution is inevitable. मतलब इनका जो substitution है ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, विद इन द कंट्री ये सारे सामान बनाने पड़ेंगे। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है, डेवलपिंग नेशंस हैव बीन एक्सपीरियंसिंग द शॉर्टेज ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट गुड्स लाइक पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स etc and it has to pay a very high price for their import. अब इंडिया या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल या फर्टिलाइजर्स या ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो बना ही नहीं सकते हैं, नेचुरली अवेलेबल ही नहीं है, वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो सारा पैसा तो बाहर चला जाएगा। इसलिए भी तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर चीज़ें तो हम घर ही बना लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बाहर से मंगवा पाएँ। द प्रोडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज गुड्स आर देयरफॉर वेरी इसेंशियल। तो इनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं या फिर फर्टिलाइजर्स विद इन द कंट्री कैसे बनाने, उनका कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आर एज अंडर। नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एट्सेट्रा शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जो भी आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हो बाहर से या स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट करते हो बाहर से, वो विद इन द कंट्री बनाने चाहिए। दूसरा, रिडक्शन इन इंपोर्ट कंपोनेंट्स इन ईच यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक आउटपुट। जैसे आजकल कारें बनने लगी हैं इंडिया में बहुत सारी, तो जो कार्स वगैरह बनती हैं उनके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको विद इन द कंट्री बनाना, ताकि बाहर से ना मंगवाने पड़े। समझ की बात। थर्ड आ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल गुड्स बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स। तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल गुड्स, जो भी केमिकल गुड्स वगैरह हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही बनाएं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सीक देयर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो भी हम इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढें, ठीक है, और ये देखेंगे विद इन द कंट्री वो कैसे बनाए जा सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है। टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच इंपोर्टेड आइटम्स एज फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, सो दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इज मिनिमाइज्ड। तो जो भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ मतलब करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उनको कर देना चाहिए, ताकि जैसे हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है और फिर भी हम फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें कम हो, फर्टिलाइजर्स विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दें ताकि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम हो। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई बाहर पे डिपेंडेंस कम करो, ठीक है। अब मेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं या मेरिट्स क्या हैं या आर्गूमेंट्स इन फेवर क्या हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, तो उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वाज रिसीव्ड विद वार्मथ। मतलब काफ़ी ज़ोरों शोर से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से अपनाया गया। अकॉर्डिंग टू नर्क्स की थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। व्हेन developing countries face difficulties in exporting both traditional and new exports, import substitution strategy may be adopted by them as an escape route from economic stagnation. सिंपल वर्ड्स में नर्क से कहना चाहते थे कि जब भी डेवलपिंग कंट्रीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, एक्सपोर्ट कम कर पाती क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ख़राब है या उनके गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकते नहीं है, वट एवर मे बी द रीज़न, तो उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए कि जब उनका माल बिक ही नहीं रहा बाहर तो वो खरीदें भी कम। समझ की बात, ताकि उनका पैसा ना सारा बाहर चले जाए। अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ परस्यूड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो कुछ जो बेनिफिट्स हैं इसके वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होता जा रहा है हमारे कंट्री का या डेवलपिंग कंट्रीज़ का या अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, उसको सही करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द यूडीसीज़ क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ फेस द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब चल रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी ख़राब चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल नुकसान चल रहा है, उनको ज़्यादा माल बाहर से खरीद रहे हैं और अपना माल कम बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ आर नॉट सफिशिएंट टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन and their imported goods must be replaced by domestic output so that
डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स में बी रिड्यूस्ड एज फार एज पॉसिबल। तो जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कर सकें, उनके एक्सपोर्टेड गुड्स इतने ज़्यादा तगड़े नहीं है कि जो भी उनको लॉसेज हो रहे हैं उनकी भरपाई कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो विद इन द कंट्री वो सामान बनाएं जो वो बाहर से खरीदते हैं। सेकेंड आ जाता है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरेन करेंसी जो एक कंट्री के पास पड़ी है वो सेव होती है, सारा पैसा खर्च नहीं होगा। द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी और पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट helps in reducing the import bill and thus saves the precious फॉरेन एक्सचेंज। जब हम विद इन द कंट्री सामान बनाएंगे तो जो हमारे पास फॉरेन करेंसी डॉलर पड़े हुए हैं वो हमारे पास ही पड़े रहेंगे, बाहर से खरीदने नहीं पड़ेंगे, मतलब बाहर नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर से खरीदेंगे सामान तो उसके बदले तो हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। जब फॉरेन करेंसी खत्म हो जाती है तो लोन्स वगैरह लेने पड़ जाते हैं, तो स्यापा ही है एक टाइप का। द सेम कैन बी यूटिलाइज्ड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो वही जो पैसा बचा हुआ है वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट पे लगा दो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स करेंगी, मतलब वो गुड्स बनाएंगी जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है helpful in improving the present techniques of production, very important. The domestic production at large scale encourages the producers to employ new, improved, better and advanced techniques of production. अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, नई नई जो टेक्निक्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजी या नई नई मशीनें जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उसका यूज़ करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। दीज न्यू टेक्निक्स एनहेंस एफिशिएंसी विच विल स्प्रेड ओवर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लीडिंग टू ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो होगा क्या, नई टेक्निक्स एक इंडस्ट्री में आएंगी, उसका स्प्रेड ओवर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के बीच में लिंकेजेस होते हैं, समझ गए बात। तो ऐसे ऐसे करते हुए ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो विद इन द कंट्री सामान ज़्यादा बनाने की सोचनी चाहिए हमें। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन रिसर्च। Import substitution strategy encourages the firms to invest in research and development and thus will pave the way फॉर इनोवेशंस एंड लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो वो चीज़ विद इन द कंट्री बनाएंगे तो इससे एनकरेजमेंट मिलती है फर्म्स को, सरकार सब्सिडी वगैरह दे दे कि ये चीज़ें बनाओगे तो सब्सिडी है। तो जो नई नई कंपनीज आएंगी हमारे कंट्री में और चीज़ें बनाएंगी, उससे क्या होगा, नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी जिससे वो चीज़ विद इन द कंट्री बनने लग जाएगी जो चीज़ हम बाहर से खरीदते थे। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यू टेक्निक्स एडॉप्टेड बाय डोमेस्टिक फर्म्स एनेबल देम not only इंक्रीज देयर एफिशिएंसी बट ऑल्सो आउटपुट। तो जो नई फर्म्स आएंगी वो बनाने के लिए, वो सामान बनाने के लिए जो बाहर से हम खरीदते थे वो विद इन द कंट्री बनाने के लिए जब नई नई फर्म्स खुलेंगी तो वो अपनी कॉस्टिंग तो कम करेंगी, आउटपुट भी बढ़ाएंगी। दिस इन टर्न विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड विल शो अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। इससे ओवरऑल देश की तरक्की होगी और ग्रोथ होगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सिक्स पॉइंट आ जाता है रिडक्शन इन डिपेंडेंस। हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पे, वो कम हो जाएगी। विद इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन द डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड वर्ल्ड reduces and country is expected to less severely affected by the shocks in the rest of the world। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई शॉक्स वगैरह होते हैं तो उससे हमें इतना असर नहीं पड़ेगा। अब खुद सोचो, अगर बाहर से जो हम क्रूड ऑयल लेते हैं अगर वो ना लेते होते या कम लेते होते, बहुत नॉमिनल सा लेते होते, तो चाहे रशिया यूक्रेन पे अटैक करे या कुछ भी हो, कोई भी इधर उधर अनस्टेबिलिटी हो पूरे वर्ल्ड में, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा था, समझ के बात। तो हम डिपेंडेंस कम करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड नीड नॉट हैव टू इम्पोर्ट its essential goods like food, machinery etc. which are the most important factors in development of any country। तो इसमें यही लिखा है कि हर एक कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो अगर हम विद इन द कंट्री बनाएंगे तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, हमें दुनिया में जो भी चल रहा है उसकी इतनी टेंशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर इंडस्ट्रीज़। तो वो चीज़ें जो विद इन द कंट्री नहीं बनती, बाहर से मंगवाते थे, अगर वही विद इन द कंट्री बनानी शुरू करेंगे तो नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी। द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन हायर आउटपुट with efficiency but also increase the number of industries producing this output। तो विद इन द कंट्री वो इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलेंगी, ज़्यादा फर्म्स खुलेंगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर इंडस्ट्रीज विल बी इंस्ट्रूमेंट इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी उतनी जॉब्स जनरेट होंगी, जीडीपी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, समझ के बाद। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार को टैक्स भी आएगा जब विद इन द कंट्री वो कंपनीज खुलेंगी तो सरकार को टैक्स भी तो आएगा ना। The increase in the total output of industries and in number of industries in the country has beneficial effects for the government revenue। तो जैसे जैसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगे विद इन द कंट्री सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। The increased production implies higher revenue to central government from excise duty
एंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम सेल्स टैक्स या जीएसटी वगैरह लगाएंगी वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, ठीक है ना। तो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द लार्ज स्केल डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेक्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर हम लार्ज स्केल पे माल बनाएंगे तो वो माल हम बाहर भी तो जाके बेच सकते हैं ना, सस्ता हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि हमें लार्ज स्केल इकॉनमीज का फायदा होगा। The surplus output after meeting the domestic requirements can be exported and can help in generating more foreign exchange for the country। तो अगर हम वो चीज़ें जो बाहर से मंगवा रहे थे वो विद इन द कंट्री बल्क में बनाने लग जाएं और सस्ते बनाने लग जाएं, तो वर्ल्ड मार्केट को उल्टा बेचने शुरू कर देंगे, जिससे हमारी कंट्री में जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा और देश तरक्की करेगा। तो सारे पॉइंट घुमा फिरा के देश की तरक्की पे ही खत्म होते हैं। अब आ जाता है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर डीमेरिट्स क्या हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। तो अब तो आप कहोगे ले ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम इस जो है इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। दस द अदर साइड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, जो दूसरी साइड है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की उसको दरकिनार या इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनरली द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर फॉरवर्डेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन से? फर्स्ट, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल इंपोर्टेड गुड्स। हर एक कंट्री हर एक सामान थोड़ा ना बना लेगी, खुद सोचो, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल इंपोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी प्रैक्टिकली प्रोड्यूस डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रिलेटेड टू दैट गुड। जो भी उस गुड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो बनाओगे कहाँ से? तो हर एक चीज़ घर में बनाओ वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर बनाएंगे कैसे? उसका रॉ मटेरियल ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर। जो कैपिटल, जो मशीन, जो इंडस्ट्रीज़, जो फर्म, प्लांट और स्किल्ड लेबर चाहिए वो यहाँ पे है ही नहीं, वो है ही फॉरेन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे जब वो स्किल्ड वर्कर या कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है तो सामान बनेगा कैसे? द अटमोस्ट problem that underdeveloped countries face in import substitution policy is the lack of adequate capital and non-availability of skilled labor. Skilled labor ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? Due to this, firms cannot produce the substitutes of imported goods. तो imported goods के substitute कैसे produce करेंगे? खुद सोचो। Next आ जाता है technical know-how is to be imported. Very important. Even if the goods are produced domestically, the firms have to import the technical know-how from outside. अगर हम within the country बना भी लेते हैं वो चीज़, तो जो टेक्नोलॉजी या मशीनें हैं वो तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज विदाउट प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ अ गुड ऑफ हाई क्वालिटी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड वी नो दैट देयर इज़ अ पॉसिटी मतलब लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके भी तो पैसे भरने ही पड़ेंगे, समझ के बाद। तो अगर हमने विद इन द कंट्री सामान बनाना भी है उसके ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। कैसे? The imported techniques are capital intensive than labor intensive and hence even with more production the employment generation is not that much possible। तो जो बाहर से हम लेके आएंगे चीज़ें, अब आप दिमाग से सोचो, जो भी हम बाहर से लेके आएंगे उसमें क्या होगा? बाहर से जो मशीनें वगैरह लेके आ रहे हैं उससे क्या होगा? जब मशीनें बाहर से लेके आते हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव होंगी ना, उससे लेबर उतनी ज़्यादा तो जनरेट नहीं होगी। दिस इज़ द केस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ विच इज़ रिसेंटली एविडेंट इन केस ऑफ इंडिया। तो जब बाहर से मशीनों को इंपोर्ट करी जा रहे हैं कि हम विद इन द कंट्री सामान बनाएंगे, तो वो मशीनें इंपोर्ट करें तो वो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, और वो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने देश की तरक्की कैसे करेंगे? जॉब्स तो क्रिएट हो ही नहीं पाएंगी, समझ की बात। तो फिर एक टाइप का इंडिया जॉबलेस ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव कॉस्ट कहती है हम वो चीज़ बनाएं जो हमें सस्ती पड़ती है, बाकी बाहर से खरीद लें। The Ricardian theory of comparative cost, which argues that trade among countries, says that each country produces its most efficient good and gain from trade। वो कहता है हम वही चीज़ बनाएं जो हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरी बाहर से खरीद लें और अपनी जो एफिशिएंट है वो बाहर बेच दें। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं कि सारी चीज़ें विद इन द कंट्री बनाने लगे तो रिकार्डियन की जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है वो तो फेल हो जाएगी। अब ये रिकार्डियन की जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है ये डिटेल में मैंने पहले से अपलोड की हुई है, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। बट द स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मूव्स इन अदर डायरेक्शन एंड इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी कहती है कि भाई भाड़ में गया, सब कुछ घर में बनाओ, बाहर वालों पे डिपेंडेंस कम कर दो। तो रिकार्डो की थ्योरी तो ये मानने से इनकार कर रहे हैं, समझ के बात।
Next, criticism of infant industry argument. Very important. According to infant industry argument, the domestic industries should be given protection till they grow up, and once they grow up, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बिगिनस. तो इसमें एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट है, वो कहता है कि विद इन द कंट्री जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नई खुल रही हैं उनको सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और जब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगी तो उसमें फिर ग्रोथ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बट विद द प्रोटेक्शन द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज बिकम्स लेथार्जिक एंड इनएफिशिएंट, दस दे नेवर ग्रो अप एज पर द एक्सपेक्टेशन. अगर हम या सरकार उनको लगातार प्रोटेक्ट करती रहेगी, सब्सिडीज़ देती रहेगी, तो वो कभी भी इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएंगे. अगर आप सारी उम्र अपने बच्चे को संभाल के रखोगे तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा और वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा. ये आर्गूमेंट है यहाँ पे, ठीक है. तो वो हमेशा सब्सिडीज़ ही मांगते रहेंगे सरकार से, और जैसे ही सरकार ओपन अप करेगी तो उन इंडस्ट्रीज़ का बैंड बज जाएगा. एग्जाम्पल, इंडिया में पहले एम्बेसडर कार आती थी, या फिर इंडिया में HMT की घड़ियाँ आती थी, उनका बैंड बज गया जैसे हमने फॉरेन मार्केट्स खोली. इट इज़ जनरली सैड दैट वंस अ चाइल्ड रिमेन्स ऑलवेज अ चाइल्ड. एक बार कोई बच्चा होता है वो हमेशा बच्चा ही रह जाता है. समझ की बात. इसीलिए बच्चे को हेल्प करो, मगर उतनी हेल्प करो कि वो बड़ा तो हो पाए. अगर वो हमेशा के लिए उसको बच्चे ही रख देना है तो फिर वो मैच्योर नहीं हो पाएगा. वेस्टेज एंड ड्रेन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इज़ द ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी. तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज पहले से अपने कंट्री में ड्रेन कर चुके हैं. नेक्स्ट आ जाता है नॉट प्रैक्टिकेबल. कैसे? आउटराइट बैन ऑन द इम्पोर्ट्स of many commodities, quantitative restrictions, a tariff wall, administrative restrictions like import licensing, foreign exchange regulations, etc. are important instruments which are to be used to pursue the policy of import substitution strategy. अगर हमने import substitution की strategy को follow करना है तो बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पे बैन कर दो, टैरिफ लगा दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दो, कोटा लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ताकि वो हमारे कंट्री में ना आए. ये भी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है. इन एडिशन, रेगुलेशंस लाइक लोकल content requirement, phased manufactured programs, export obligations and restriction on domestic sales are also stipulated. तो अगर हम इस टाइप की चीज़ें करेंगे तो जो है हमारे कंट्री में भी ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, क्या पता रेट डबल ट्रिपल हो जाएं, और इस तरीके के कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं. समझ की बात. और अगर हम किसी की चीज़ पे बैन लगा रहे हैं, हमारी चीज़ों पे भी हमसे कौन खरीदेगा फिर. These are practicable difficulties which an industry can face. तो इंडस्ट्री को ये चीज़ें होंगी, ओवरऑल कंट्री को होंगी. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडी नीडेड. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेसर क्रूगर हुए is of the opinion that export subsidies and incentives have really been given for import substitution industries to export same पार्ट ऑफ देयर आउटपुट. तो क्रूगर ये कहते थे कि अगर उन्होंने विद इन द कंट्री जो सामान बनाया है वो लोकल कंजम्पशन के लिए पूरा होकर बाहर भेजना है तो उसको भी सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी. दस मोर फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इट. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इतना पैसा चाहिए होगा जितना अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास नहीं होता. तो एक तो वो बाहर से पहले सामान मंगाएंगे, विद इन द कंट्री बनाएंगे, और विद इन द कंट्री वो चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे तभी वो बाहर बेच पाएंगे. वो बाहर जो बेच पाएंगे उससे फॉरेन करेंसी कमा के फिर दोबारा जो इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं, उनकी मशीनें खरीदेंगे. तो ये लंबा प्रोसेस है जिसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज़ टफ टाइम. द इंपोर्ट कम्पीटिंग इंडस्ट्रीज हैव अ टफ टाइम. टफ या रफ टाइम चल रहा है उनका. कैसे? दे विल have to increase their operational efficiency, quality and customer service to effectively fight the competition. अगर वो countries within the country हम खोल भी लेते हैं तो उनको इंटरनेशनल मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है, इतनी MNCs अच्छी सर्विस दे रही हैं और इतना हाई क्वालिटी माल बना रही हैं कि उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. तो कंक्लूजन करते हैं, द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हैज़ इट्स ओन रिपरकशंस. मतलब उनके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. इट कैन हैव अ retaliatory effect on the country who has resorted to import substitution policy. Retaliation भी हो सकती है. अगर हम किसी का सामान नहीं खरीद रहे, हमारा भी कोई नहीं खरीदेगा. हम किसी के बाहर से सामान पे आए हो कि ड्यूटीज़ वगैरह लगा रहे तो हमारे सामान पे भी लगेंगी. It can result in its less exports because the other countries whose exports have been adversely affected can also adopt the import substitution strategy. तो जिसका माल हम नहीं खरीद रहे वो भी हमारे ऊपर strategies लगा देगा. Thus there are bleak chances that import substitution may reduce the imports and enhance exports. तो अगर हम import substitution की पॉलिसी लगा भी देते हैं तो इससे कोई गारंटी नहीं है कि imports कम हो जाएंगे और exports बढ़ जाएंगे. अब लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा methods of import substitution. import substitution किस तरीके से कर सकते हैं. Following methods have been adopted to make import substitution a success. कौन कौन से? पहला, टैरिफ पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट.
Heavy import duties have been imposed on foreign imports so as to make their prices prohibitive in comparison with domestic goods. उनके ऊपर टैक्स लगा दो, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दो ताकि उनके प्राइसेस इतने बढ़ जाएं कि हमारे कंट्री में जो सामान बन रहा है वो सस्ता हो जाए. Import of non-essential goods और such goods that can be produced within the country should be completely banned. तो ये भी एक तरीका है कि जो within the country सामान बन सकता है उसको बाहर से लाने में बैन ही कर दो. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन. विद इन द कंट्री माल इतना ज़्यादा बनाओ कि कॉस्टिंग कम पड़े ताकि हम बाहर जो हम प्राइस रखें वो इतना कम रखें कि बाहर वाली चीज़ महंगी हो तो हम बाहर वाली खरीदें ही ना. Industrial policy as well as agricultural policy of underdeveloped countries aims at more production so that डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इज़ मिनिमाइज्ड. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम विद इन द कंट्री ही प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा लें. फॉर एग्जांपल इन इंडिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेकेंड 5-year प्लान सेवरल न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन द कंट्री. तो कई इंडस्ट्रीज़ खोली गई. मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द मैटर ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बाय एस्टैब्लिशिंग बेसिक इंडस्ट्रीज़ इन द पब्लिक सेक्टर. तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी खोली. तो बाहर से जो सामान आ रहा था अब लोगों ने खरीदना कम कर दिया क्योंकि विद इन द कंट्री सस्ता मिल रहा था. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज सब्सटेंशली इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी एग्रीकल्चर में काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो बाहर से हम सामान खरीद रहे थे उसमें काफ़ी कमी आ गई. थर्ड पॉइंट आ जाता है रिसर्च करो, R&D करो. To find out the alternatives of imports, great stress is being laid on research. Research के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देना चाहिए. Many research centers like Center of International Trade and Development, Institute of Economic Growth, Indian Institute of Foreign Trade, etc. have been set up in the public sector for this purpose. तो सरकार ने ऐसे कई इंस्टीट्यूट बनाए हैं जो टाइम टू टाइम अच्छा काम करते भी रहते हैं, मगर इनको और अच्छा काम करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट आ जाता है स्वदेशी स्पिरिट. लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा दो ताकि वो अपने गुड्स ही खरीदें, बाहर के गुड्स ही ना खरीदें. The biggest hurdle in the way of import substitution is the craze for the foreign goods on the part of the people. लोगों को क्रेज़ है कि बाहर का सामान खरीदना है, फॉरेन गुड्स खरीदने. The producers and consumers of underdeveloped countries prefer foreign goods to indigenous goods. जो consumers and producers हैं दोनों के दोनों underdeveloped countries में ब्रांडेड गुड्स बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी का सामान खरीदना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि लोकल सामान खरीदना. ठीक है. दिस एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज. इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है. एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिकिंडल द स्वदेशी स्पिरिट अमंग द मासेस. तो लोगों के बीच में जो देशभक्ति की भावना है, स्वदेशी स्पिरिट है, वो जगानी पड़ेगी ताकि लोग बाहर का सामान ना खरीदें, विद इन द कंट्री जो बना हुआ सामान है वो खरीदें. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर. बाय बाय.